बच्चों, आज हम भारत में प्रागैतिहासिक पाषाण संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक ये शब्द बना है प्राग प्लस इतिहास से। ठीक है, और पाषाण संस्कृति, पाषाण का मतलब क्या है? पत्थरों की संस्कृति। तो मानव के जीवन में जो अतीत का इतिहास है वो पाषाण से यानी पत्थरों के युग से ही शुरू हुआ है। इसके बारे में कुछ विद्वानों ने क्या कहा है हम एक एक करके पढ़ेंगे। आप इसमें जानेंगे कि पाषाण युगीन मानव कैसा था और उसने सबसे पहले किन किन औजारों का, बर्तनों का इस्तेमाल किया, और ये जो पाषाण उपकरण है ये कितने वर्ष पुराने हैं, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक पाषाण संस्कृति कैसी रही है? विद्वानों ने अतीत में मानव द्वारा किए गए कार्यकलापों को दो भागों में लिया। जब से मानव ने पढ़ना लिखना सीखा है तब से वर्तमान तक के क्रियाकलापों को इतिहास में सम्मिलित किया है, और इससे पूर्व के मानव के क्रियाकलाप प्राक इतिहास के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, प्राक ऐतिहासिक यानी कि पूर्व के क्रियाकलाप, मानव के पूर्व के क्रियाकलाप प्राक इतिहास यानी प्री हिस्ट्री के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, भारत में गत शताब्दी में उत्खनन के द्वारा विद्वानों ने कई ऐसे स्थल ढूंढ निकाले जहां पर प्रारंभिक काल में मानव का निवास था, यानी मानव रहता था शुरू में, प्रारंभ में। उत्खनन में उनके द्वारा प्रयोग में ली गई सामग्री, क्या क्या सामग्री थी? औजार, बर्तन, जानवरों की अस्थियां प्राप्त हुई थी, जो मानव ने प्रारंभ में खुदाई के दौरान ये सब चीज़ें मिली हैं। प्रारंभिक मानव के अधिकांश उपकरण पत्थर के थे। किसके थे? अधिकांश उपकरण मानव जो इस्तेमाल करता था वो पत्थर के औजार थे, पत्थर की सुई, पत्थर की कलम। इसलिए हम इस समय के मानव को, यानी पत्थरों का काल है ये, इसलिए इस समय के जो मानव है उसको हम पाषाण युगीन मानव कह सकते हैं। ठीक है, जिस काल में पाषाण उपकरणों का प्रयोग होता रहा उसे पाषाण काल कहा गया। साधारण सी बात है, पत्थरों के काल को पाषाण काल कहा गया है। जिस काल में पाषाण का यानी पत्थरों का इस्तेमाल हुआ हो वो पाषाण काल कहलाता है। ठीक है, आगे आइए। इतिहासकारों के अनुसार मानव ने लंबे समय तक इन पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया, बहुत लंबे समय तक। कितने समय तक? भारत में शिवालिक पहाड़ियों में 20 लाख वर्ष पुराने पाषाण मिले। कहाँ पर? भारत में शिवालिक हिमालय की तीसरी श्रेणी है और इस श्रेणी में 20 लाख वर्ष पुराने पत्थर के उपकरण मिले हैं। प्रारंभ में ये उपकरण के बजाय सामान्य पत्थर से प्रतीत होते थे, लेकिन धीरे धीरे इन पत्थरों का विकास हुआ। प्राप्त पाषाण उपकरणों के आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला हो जाएगा आपका पुरातात्विक काल, फिर मध्य पाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। ठीक है, ध्यान रहेगा, वापस सुन लीजिए। पाषाण काल यानी पत्थरों के काल को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण युग और तीसरा नवपाषाण काल। तो 3 कालों में इसको बांटा गया। पूरा पाषाण काल यानी पत्थरों के पहले का जो समय है, 20 लाख वर्ष पूर्व मानव ने प्रथम बार बनाए थे। 20 लाख वर्ष पहले मानव ने औजार बनाए थे पहली बार, जो आकार में बड़े और मोटे हैं, सुगढ़ नहीं है। इस काल को भी विद्वानों ने निम्न यानी लोअर, मिडिल और उच्च श्रेणी के पूरा पाषाण काल में बांटा। ठीक है, आप कुछ उपकरण देख सकते हैं, पत्थर देख सकते हैं। पूरा पाषाण काल के उपकरण मोटे मोटे हैं, बड़े हैं आकार में, इनका कोई आकार सुगम जो आकार होता है ना, सुदृढ़ आकार, वैसा नहीं है। लेकिन समय बदलेगा, नया आएगा। नवपाषाण काल के समय आप देख रहे हैं किस प्रकार के ये औजार, आपको पत्थर के औजार नजर आएंगे नवपाषाण काल आते आते। तो आप ध्यान रखना, पूरा पाषाण काल में पत्थरों का कोई आकार नहीं है, पत्थर मोटे साइज़ के हैं, बड़े साइज़ के हैं। ठीक है, और विद्वानों ने भी इनको 3 श्रेणी में बांट दिया। लेकिन नवपाषाण काल आते आते पत्थरों के औजार बहुत ही सुंदर और पूरे प्रकार से मानो घिस घिस करके इनको बहुत सुंदर रूप दे देगा। फिर आता है आपका बीच का काल यानी मध्य पाषाण युग। तो मध्य पाषाण युग जो है उसमें पत्थरों का आकार छोटा होता जा रहा है, लघु होता जा रहा है, और लघु आकार के पत्थर होने के कारण इसे सूक्ष्म पाषाण उपकरण भी यानी माइक्रोलिथिक टूल्स भी कहने लग गए। समझ में आ रहा है? लघु आकार के होने के कारण मध्य पाषाण काल में ध्यान रखना कि पूरा पाषाण काल में पत्थर बड़े साइज़ के हैं और मध्य साइज़ के हैं, इनका कोई सुदृढ़ सुगम उपकरण नहीं है ये। मध्य पाषाण काल तक आते आते इन पत्थरों का आकार छोटा होता गया और लघु आकार के कारण ही इन्हें सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहते हैं। गुजरात, राजस्थान,
यूपी, एमपी, उड़ीसा, केरल के पाषाण पुरास्थलों से जो भी तिथियां प्राप्त हुई उनसे उनका काल निर्धारण 12,000 वर्ष का पता चला। यानी गुजरात से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, केरल से, यहाँ से जो पत्थर प्राप्त हुए हैं और इन पत्थरों पर जो तिथियाँ लिखी हुई है उन तिथियों से पता चलता है कि ये जो पत्थर है, ये जो पत्थर हैं वो 12,000 वर्ष पहले के हैं। कितने साल पहले के? 12,000 वर्ष पहले के हैं। इस समय 12,000 वर्ष पहले मानव क्या करता था? मानव आखेटक खाद्य संग्राहक अवस्था में ही लगा रहता था, यानी कि शिकार करता था और जो खाने को कंदमूल फल जो भी मिलते थे उन्हीं से अपना जीवन चला रहा था। और उसके बाद पशुपालन अग्रसर हुआ, मानव ने पशुपालन करना शुरू करा, पशुओं को पालना शुरू करा। नदी के तटों व झीलों नदी के तटों व झीलों आदि के किनारे मानव लकड़ी, घास फूल बनी गोल झोपड़ियों में रहने लग गया। मानव जब मानव ने पशु पालना शुरू किया तो मानव ने झोपड़ी बनाकर लकड़ी और घास कंदमूल फल से अपना जीवन शुरू किया। मिट्टी के पात्र उपयोग में लेने लगे और खाद्य सामग्री को पकाया जाने लग गया। यानी आप समझ सकते हैं इस समय तक आते आते आग का आविष्कार हो चुका है और मानव पका हुआ खाना खाना शुरू हो चुका है। ठीक है। नवपाषाण काल का जो समय है, नवपाषाण काल का, उसमें मानव पशुपालन भी कर रहा है, कृषि कार्य भी कर रहा है। इस समय लोगों ने ऐसे उपकरण बनाना शुरू किया जो कृषि कार्य व पशुपालन के लिए बहुत ही उपयोगी, कृषि कार्य और पशुपालन के लिए उपयोगी सिद्ध हुए। इनमें मुख्य रूप से जैसे कुल्हाड़ी, मानव ने कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करना शुरू करा नवपाषाण काल में कृषि के लिए। बसूला, छिद्रित वृत्त, हथौड़ा, सिलिलोड, ओखली, ये सब मुख्य रूप से औजार है जो मानव कृषि और पशुपालन के लिए इस्तेमाल करने लग गया। ये एक उपकरण बेसाल्ट और कठोर पत्थर के बने हुए हैं। ठीक है, कठोर पत्थर के ये उपकरण बने हुए हैं नवपाषाण काल में, जिन्हें घिसकर चिकना बनाया जाता था। पत्थरों को, कठोर पत्थर है, इनको घिस करके चिकना बनाते हैं। कृषि कार्य ने धीरे धीरे मानव की एक जगह टिक कर रहने व बसने को मजबूर कर दिया। इसी के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के साथ एक नवीन युग की शुरुआत हुई। इसके बाद आप आगे देखिए, प्रागैतिहासिक शैल कला। शैल कला मतलब चट्टानों पर आकृतियाँ बनी हुई होती है, उसे कहते हैं शैल कला। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। महाकाय, सांड, अलनिया, कोटा, आप देख सकते हैं महाकाय, सांड, अलनिया, कोटा के ये चित्र है। ये शैल चित्र है, चट्टानों पर उकेरे हुए चित्र है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चट्टानों पर उकेरे हुए चित्र है। उसका उदाहरण है महाकाय सांड उकार, चट्टानों पर सांड की आकृति उकार रखी है। और ये चित्र कहाँ का है? अलनिया, कोटा का। ठीक है। आदिकाल में मानव प्रारंभ में पर्वतीय और नदी घाटीय क्षेत्रों में गुफाओं और चट्टानों में बने प्राकृतिक आश्रय स्थलों, जिन्हें क्या कहते हैं? शैलाश्रय कहते हैं। इन चट्टानों में बने हुए शैलाश्रयों में ही मानव रहता था। उच्च पुरापाषाण काल से ही मानव द्वारा आश्रय स्थल के रूप में उपयोग किए जाने के प्रमाण मिले। शैलाश्रयों की जो छतें, यानी चट्टानों की जो आश्रय हैं, गुफाएं हैं, उनमें छतों और दीवारों पर तत्कालीन मानव द्वारा जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित चित्रांकन, यानी कि जीवन में जो जो चीज़ें जब होती रही उन सब चीज़ों को मानव ने दीवारों पर चित्रांकन करना शुरू किया और इसी को शैल चित्र कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब शैलाश्रयों की छतों, दीवारों पर मानव ने जीवन के जो पक्ष आए, जो पहलू आए, उन सब चीज़ों को उसने चित्रों द्वारा दीवारों पर अंकित किया, इसी को शैल चित्र कहते हैं। मानव ने जीवन के विभिन्न पक्षों की अभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से की। कैसे की? अपनी बात को जब मानव बोल नहीं सकता था, अपने जीवन के विभिन्न पक्षों को समझा नहीं सकता था, तो फिर उसने चित्रों का सहारा लिया। इससे प्रारंभिक मानव के इससे क्या पता चलता है चित्रों को देखकर? कि मानव का सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी हमें इन चित्रों के द्वारा ही मिल जाती है। फिर आता है आपके राजस्थान का दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ वाला इलाका है। साथ ही उत्तरी राजस्थान, शेखावटी, आपका चूरू, झुंझुनू, सीकर में प्रचुर मात्रा में ऐसे दक्षिण पूर्वी राजस्थान और उत्तरी शेखावटी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में शैलाश्रय, शैल चित्र मिलते हैं। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश का भीमबेटका और पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश की भीमबेटका और पंचमढ़ी भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा अगर आप आगे देखें तो अजंता की चित्र राशि, दुर्गों और महलों के भित्ति चित्र भी
प्राचीन भारतीय इतिहास की अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। चित्रों ने मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को उजागर किया है, हमें उस समय की संस्कृति का ज्ञान कराते हैं ये चित्र। संपूर्ण भारत देश के पर्वतीय व नदीय क्षेत्र में शैल चित्र प्रचुर मात्रा में हैं। इस दृष्टि से जो भीमबेटका मध्य प्रदेश बहुत विख्यात है, विश्वविख्यात है। भीमबेटका के शैल चित्र मध्य प्रदेश में हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्वविख्यात है। ये हमें उस समय की संस्कृति और पर्वतीय और नदीय क्षेत्रों का प्रचुर मात्रा में हमें उसकी स्थिति बताते हैं। ये भीमबेटका जो है ये शैल चित्र मध्य प्रदेश में है और ये विश्व विरासत की श्रेणी में आते हैं। विश्व की विरासत है एक प्रकार की ये। मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों में पंचमढ़ी, भोपाल, मध्य प्रदेश में अनेक स्थानों में पंचमढ़ी, भोपाल, होशंगाबाद, विदिशा, सागर, यूपी में मिर्ज़ापुर, राजस्थान में चंबल नदी घाटी, बारा, आलनिया, कोटा, ठीक है, आलनिया, कोटा, बिलासगढ़ दर्रा, रावतभाटा, कपिलधारा, बूंदी, विराट, जयपुर, हरसोर, अलवर, समधा आदि स्थानों से शैलाश्रों में शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, चट्टानों पर उकेरे हुए चित्र मिले हैं यहाँ पे। पुराविद वी.एच. सोनवाने को चंद्रावती गुजरात में मध्य पाषाण युगीन के पुराविद हैं वी.एच. सोनवाने, इनको गुजरात में एक स्थान है चंद्रावती, यहाँ से मध्य पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। इससे इसका काल मध्य पाषाण युग तो स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। फिर एक डॉक्टर है वी.एस. वाकणकर, इनका समय उच्च पुरापाषाण से मानते हैं कि ये समय जो है वो उच्च पुरापाषाण काल का है। ये चित्र अधिकांशतया इनका कलर आप देखिए, ये जो चित्र मिले हैं उनमें कलर कौन सा है, लाल और गेरू रंग के हैं। शैल चित्र कला का अध्ययन भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के 22 देशों में शोध कार्य किया जा रहा है और इसीलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने हुए हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहा है शैल चित्रों का। ठीक है।